हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सार समझेंगे। यह एक निबंध है और हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि हरिशंकर परसाई जो हैं वो व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। व्यंग का मतलब होता है जिसे आप अंग्रेज़ी में सटायर बोलते हैं, और इसका मकसद होता है किसी व्यक्ति या समाज में फैली हुई बुराई की तरफ जो कमी है उसकी तरफ हंसी मजाक के द्वारा हम लोगों का ध्यान आकर्षित करें ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। यह जो व्यंग है ये प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताता है, और इसके साथ ही इस निबंध के द्वारा लेखक ने उन लोगों पर भी व्यंग किया है जो समाज की सड़ी गली परंपराओं, उनकी कुरीतियों, उनका विरोध करने की बजाय उनसे डरते हैं और उनका पालन करते रहते हैं। पाठ की शुरुआत प्रेमचंद जी की फ़ोटो से होती है जो लेखक के पास है। जैसा कि पिक्चर में जो फ़ोटो है वो वही फ़ोटो है जो हरिशंकर परसाई जी ने, जिसको देख कर के ये निबंध लिखा है। इस फ़ोटो में प्रेमचंद जी ने कुर्ता और धोती पहना हुआ है और उनके सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है। उनकी कनपटी जो है वो चिपकी हुई है और उनके गालों की जो हड्डियां हैं वह उभरी हुई हैं। लेकिन उनके चेहरे पर जो घनी मूछें हैं उनको देख कर के ऐसा लगता है जैसे उनका चेहरा भरा भरा है, मतलब जो कमज़ोर शरीर है, कमज़ोर काया है, उसका एहसास देखने वाले को नहीं होता है। उनके पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिसमें दाहिने पाँव का जो जूता है यानी राइट साइड वाला जो जूता है वो ठीक है, मगर जो बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है और उसमें से उनकी उंगली बाहर निकल आई है। लेखक कहते हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की उनकी ये पोशाक है, उनकी ये ड्रेस है, तो पहनने की कैसी होगी। इस सवाल के साथ ही लेखक प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की पहली विशेषता को उजागर करते हुए कहते हैं कि उनके अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, क्योंकि इनमें जो है पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब उनमें बनावटीपन नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे आम तौर पर जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम अच्छी तरह से तैयार होके खिंचवाते हैं ताकि हम अच्छे लगें, सुंदर लगें, लेकिन उनके अंदर ये बात नहीं थी, वे दिखावे से दूर थे। यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद जी को अपना साहित्यिक पुरखा या पूर्वज मानते हैं, मतलब साहित्य के क्षेत्र में अपना गुरु वे प्रेमचंद जी को मानते थे, अपना आइडियल जो है वो प्रेमचंद जी को मानते थे। वो बताते हैं कि उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, मतलब किसी की परवाह ना करने वाले, तथा बड़ा विश्वास है। वे तो इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किसको बोलते हैं हम? दुखद घटना को, ठीक है, ऐसी घटना जिसका अंत जो है वो दुख देने वाला होता है, दुखद होता है। तो यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। मतलब जो व्यक्ति इतना बड़ा था साहित्य के क्षेत्र में, जिसका इतना नाम था, उसके पास एक जोड़ी जूते भी नहीं थे। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। फ़ोटो का महत्व नहीं समझते मतलब दिखावे का, बनावटीपन का महत्व नहीं जानते, जिसके बल पर आज पूरा समाज या समाज के अधिकांश लोग इसी दिखावे या बनावटीपन के पीछे पागल हो रहे हैं। तो क्योंकि जो लोग बनाव को पसंद करते हैं, दिखावे को पसंद करते हैं, जो अपनी असलियत छुपाते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो लोग देखना चाहते हैं मैं वैसा दिखूं, और उसके बल पर वो मतलब प्रशंसा चाहते हैं, तो लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब वो ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर उन्हें कोई किसी के लड़के को कोई देखने आ रहा है और वो उसको सुंदर दिखाना चाहते हैं और उनकी हैसियत नहीं है, तो दूसरों से मांग करके कोट ले लेते हैं। मांगे की मोटर से ही बारात निकालते हैं,
और फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। और तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तो वो एक तरह से उनसे कह रहे हैं कि तुमसे एक जूते भी नहीं मांगे गए, लोग तो दिखावे के लिए न जाने क्या क्या कर लेते हैं। लोग तो इत्र छिड़क कर यानी परफ्यूम छिड़क कर के फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे उनकी फ़ोटो में खुशबू आ जाए। मतलब लोग इतने बनावट पसंद होते हैं, इतने दिखावटी होते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। मतलब ये सदा की परंपरा रही है। ये इतिहास अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, सब लोग उसके सामने झुकते हैं, उसको सलाम करते हैं और उसी की चलती है। तो टोपी यहाँ पर मतलब है इज़्ज़त का, सम्मान का, योग्यता का, और जूता जो है वो है पावर या शक्ति का प्रतीक है। तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। ऐसा मतलब ये एक विडंबना है कि जो है जो शक्तिशाली होता है वो चाहे योग्य ना हो, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसको लोग सम्मान देते हैं। हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज जो होती हैं उसमें कितना टफ़ कंपटीशन होता है और कितने टफ़ कंपटीशन के बाद कोई आईएएस या आईपीएस बनता है। लेकिन उन सब लोगों को उन राजनेताओं के सामने, उन मंत्रियों के सामने झुकना पड़ता है जो फर्जी डिग्रियां लेकर आए होते हैं या जिनका बैकग्राउंड जो होता है वो क्रिमिनल होता है, लेकिन क्योंकि उनके पास पावर है, वो सत्ता में आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को इस तरह के आईएएस आईपीएस जो योग्यता के बल पर आए होते हैं उन लोगों को उनको सलाम करना पड़ता है, उनसे डरना पड़ता है, उनके सामने झुकना पड़ता है। तो अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। मतलब जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है ये परंपरा ज़्यादा बढ़ गई है और एक टोपी पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। मतलब एक सत्ताधारी व्यक्ति के सामने हज़ारों योग्य व्यक्ति झुकते हैं। तुम भी जूते और टोपी की आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। मतलब तुम भी इस शक्ति और जो योग्यता का जो रेशियो है, जो फ़र्क है, उस फ़र्क का प्रभाव तुम पर भी था, तुम उसी स्थिति के मारे हुए थे। यह विडंबना मतलब जो शक्ति और योग्यता में जो फ़र्क है उसको लेकर के जो समाज में भेदभाव है वो इतनी तीव्रता से, मतलब इतनी तेज़ी से पहले मुझे कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब वो अपने साहित्यिक पूर्वज प्रेमचंद को इस हालत में देख रहे हैं। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। मतलब प्रेमचंद जी को इन उपाधियों से सम्मानित किया गया है और उन्हें इन नामों से, इन विशेषणों से बुलाया जाता है। मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अंगूठे के पीछे तला फट गया है, अंगूठा ज़मीन से घिसता है और लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। अब लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मैं जो है समाज की परंपराओं और कुरीतियों का विरोध करने से जैसे डरता हूँ। मैंने अपना तला घिस लिया है, मैं खुद अंदर से घायल हूँ उन कुरीतियों को झेलते हुए, उन जो बुरी परंपराएं हैं उनका पालन करते हुए। लेकिन मैं ऊपर से दिखता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन मैं अंदर से उनसे घायल हुआ हूँ। ठीक है। और तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस गया है। अब जिसका पंजा सुरक्षित है, मतलब जिसका पैर का फुट जो है वो नीचे से सुरक्षित है, वो चल सकता है, लेकिन जिसका पंजा घिस गया है वो समाज में सरवाइव नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के प्रति व्यंग्य है जो समाज की बुरी कुरीतियों को झेलते हुए अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। पूरे जीवन भर वो कष्ट पाते रहते हैं, लेकिन विरोध करने से डरते हैं। और एक तरफ उन लोगों की प्रशंसा की गई है जो इन कुरीतियों का विरोध करते हैं और बड़े धड़ल्ले से अपनी मनमर्जी से इस समाज में रहते हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब पर्दा क्या है? पर्दा क्या करता है? चीज़ों को छुपाने का काम करता है। ठीक है, बुरी चीज़ों को छुपाने का काम करता है। तो लोग जो है अपने बुरी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए पर्दे को महत्व देते हैं, लेकिन तुम
ऐसा कुछ भी नहीं करते। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है, वो तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, लेकिन चक्कर काटने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अब यहाँ पर एक कवि का जिक्र किया गया है जिनका नाम है कुंभन दास, और ये जो हैं अकबर के दरबारी कवि थे। और दरबारी कवियों का काम क्या होता था, राजाओं की प्रशंसा में लिखना। जबकि कुंभन दास जो थे वो भक्त कवि थे, ईश्वर की भक्ति की रचनाएं लिखते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें अकबर की प्रशंसा लिखनी पड़ती थी और रोज़ दरबार में आना जाना पड़ता था। तो उन्हें ये बात जो है अंदर से पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो शक्तिशाली थे तो उन्हें उनकी आज्ञा को मानना पड़ता था। तो उन्होंने कहा था कि आवत जात पनहिया घिस गई बिसर गयो हरिनाम, मतलब आने जाने से, उनके दरबार के रोज़ चक्कर लगाने से पनहिया मतलब जूतियाँ जो हैं वो घिस गईं, और जो हरि का नाम, भगवान का नाम जो मैं लेना चाहता हूँ मैं उसको भूल गया। जिनके देखे दुख उपजत है उनको करबो परे सलाम। ऐसे व्यक्ति जिनमें योग्यता नहीं है, जो किसी लायक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा हमें करनी पड़ती है, उनको सलाम करना पड़ता है, जिनको देखते ही दुख उत्पन्न होता है। मुझे लगता है तुम किसी चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ परत दर परत जम गई है, लेयर पर लेयर जमती जा रही है। वो क्या है, कुरीतियों के ऊपर कुरीतियाँ, ठीक है, बुराइयों के ऊपर बुराइयाँ। वो जो है समाज में जो कमियां हैं वो सदियों से, सालों से ऐसे जम गई हैं कि उन्होंने एक टीले का रूप ले लिया है, और तुमने उस टीले पर जैसे ठोकर मार मार के उन कुरीतियों को तोड़ने का प्रयास किया है, उनको दूर करने का प्रयास किया है, और इस ठोकर मारने से जो तुम्हारा जूता है वो फट गया है। और यहाँ पर टीला किसका संकेत है, उन सामाजिक कुरीतियों का जो समाज सदियों से व्याप्त हैं। तो ऐसी कुरीतियों को तुमने विरोध किया है। तुम चाहते तो टीलों से समझौता कर सकते थे, उससे बचकर निकल सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ तोड़कर रास्ता नहीं बनाती, कुछ नदियाँ रास्ता बदल देती हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम चाहते तो इन कुरीतियों से समझौता कर लेते और इनको जैसा था वैसा मानते हुए चले जाते और अपना जीवन जीते रहते। और जैसे बहुत सी नदियाँ जो होती हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। हर नदी पहाड़ को तोड़ने का प्रयास नहीं करती और पहाड़ को तोड़ कर के रास्ता नहीं निकालती है, कुछ रास्ता बदल भी लेती हैं। तो समाज में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इन कुरीतियों को झेलते रहते हैं, चुपचाप इनको बर्दाश्त करते रहते हैं। अंदर से वो जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ ही जीते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें समाज का डर है, उन्हें अपने सम्मान का जाने का डर है, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे लोगों से जो है समाज भरा पड़ा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समाज में किसी बुराई को देखते हैं और उसका विरोध करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या बुरा होने वाला है, या समाज के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वो पूरे समाज का भला चाहते हैं, इसलिए वो उनका विरोध करते हैं और अपने सम्मान की परवाह नहीं करते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि मेरे जूते का तला घिस गया है, पैर नीचे से लहूलुहान हो गया है, मतलब खून से भर गया है, लेकिन उंगली सुरक्षित है। तुम्हारी उंगली घायल है लेकिन तला सुरक्षित है। तो जिसका तला सुरक्षित है वो तो आसानी से चल सकता है, लेकिन जिसका तला ही घिस गया है, जिसके तले में ही चोट आ गई है, पंजे में ही चोट आ गई है, उससे चलने में, सर्वाइव करने में मुश्किल आती है। लेकिन तुम जिसे घृणित समझते हो मतलब घृणा के लायक समझते हो। घृणा प्लस इत प्रत्यय से बना है शब्द घृणित, जिसे हम नफरत के लायक समझते हैं, उसकी तरफ हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो। क्योंकि हाथ की उंगली से इशारा करने का मतलब है कि बाकी की जो 4 उंगलियां हैं वो मुझे दोषी ठहरा रही हैं, मेरे अंदर कमियां निकाल रही हैं। लेकिन पैर की उंगलियां सीधी रहती हैं, तो तुम बड़े धड़ल्ले से समाज की बुराइयों की तरफ पैरों की उंगली से जैसे इशारा कर रहे हो। तो इस तरह से यह जो निबंध है प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ साथ समाज के उन लोगों की ओर भी संकेत करता है जो समाज की कुरीतियों का विरोध करने से डरते हैं। अब इस जो निबंध है इसका
पहला जो प्रश्न है इस पाठ का वो है हरिशंकर परसाई में प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। अब शब्द चित्र क्या होता है? शब्दों के माध्यम से हम किसी के व्यक्तित्व को ऐसे प्रस्तुत करें कि उसका चित्र, उसकी पिक्चर हमारे सामने सजीव हो जाए, हमें लगे कि जैसे वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है। उत्तर, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। नंबर 1, प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। नंबर 2, उनका व्यक्तित्व सादा जीवन उच्च विचारों वाला था। नंबर 3, वे दिखावे और बनावटीपन से दूर बेपरवाह व्यक्ति थे। और नंबर 4, उन्होंने समाज में प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं से समझौता करने की बजाय उनका विरोध कर समाज में सुधार लाने का प्रयत्न किया।